Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 29th May 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about landslides. तो देखिए हाल फिलहाल में हुआ क्या है कि साइक्लोन रेमाल के कारण इंटेंस रेनफॉल हुई है इन सर्टेन पॉकेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिस रेनफॉल के कारण फिर कई सारे जगहों पे लैंडस्लाइड्स भी हुए, जिसमें मोर देन 30 पीपल हैव बीन रिपोर्टेड टू हैव डाइड सो फार। तो ये घटना तो वैसे दुखद है, बट ये इवेंट अपने आप में एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसी आर्टिकल में फिर इस इवेंट की मदद से डिस्कस किया गया है लैंडस्लाइड्स के बारे में कि क्या मैकेनिज्म होता है और उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो उन एस्पेक्ट्स पे हम लोग फोकस करेंगे। So this topic is going to be important from our syllabus GS paper 1 important geophysical phenomena point of view and GS paper 3 disaster management perspective. लैंडस्लाइड का बेसिक डेफिनेशन क्या है? तो लैंडस्लाइड इज अ फेनोमेना जहाँ पे बिग अमाउंट ऑफ सॉइल, ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉइल, रॉक डेब्रिस, दे स्टार्ट मूविंग डाउन टुवर्ड्स द स्लोप बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। तो इस फिनोमेना को कहा जाता है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड के पीछे मुख्यतः तो नेचुरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, बट मैन मेड फैक्टर्स के कारण लैंडस्लाइड इंटेंसिफाई हो जाता है। तो फैक्टर्स को हम लोग देखेंगे, उसके पहले थोड़ा मैकेनिज्म को एक बार और डिटेल में समझ लेते हैं लैंडस्लाइड्स के। ठीक है, लैंडस्लाइड जैसा कि मैंने आपको बताया स्लोप के अलोंग ही होगा, तो हिली एरियाज में होता है। अब स्लोप के अलोंग हिली एरियाज में टॉप मोस्ट लेयर तो सॉइल का होगा, उसके नीचे जो रॉक होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता, उसमें कई सारे क्रैक्स होते हैं। और फिर होता क्या है कि धीरे धीरे उन क्रैक्स में बारिश का पानी भरता है और वो बारिश का पानी इस क्रैक्स को और ज्यादा इनलार्ज करता है, साथ ही साथ उन क्रैक्स को हेवी बनाता है, रॉक्स को हेवी बनाता है। तो विथ टाइम द रॉक बिकम्स हेवियर एंड हेवियर, और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब रॉक क्रैक करके अपने साथ ऊपर के सॉइल को लेकर के नीचे साइड में मूव करना शुरू कर देता है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ सरफेस इटसेल्फ, द सॉइल अलोंग विथ रॉक्स इटसेल्फ, व्हेन दे स्टार्ट मूविंग डाउन, स्लाइडिंग डाउन, तो इस फिनोमेना को कहा जाता है लैंडस्लाइड। और ये काफी लार्ज स्केल पे होता है, तो इस कारण से जो डाउनवर्ड साइड में जो सेटलमेंट है, फैमिलीज या परिवार हैं और या घर हैं, वो फिर कभी कभार इस लैंडस्लाइड से पूरी तरीके से ट्रैप्ड हो जाते हैं, एंड दैट लीड्स टू डेथ्स ऑल्सो, कैजुअलिटीज एज वेल। तो ये है फिनोमिना मोटा मोटा लैंडस्लाइड का। भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज वही हैं जहां पे हिल्स हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड के लिए स्लोप होना जरूरी है। अब लैंडस्लाइड मेनली होता है बिकॉज ऑफ इंटेंस रेनफॉल। हेवी रेनफॉल जब होगी तो वहां पे लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। बट जिन एरियाज में हेवी रेनफॉल होते हैं, साथ ही साथ फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आते हैं, तो फिर ये दोनों फैक्टर जो हैं उस एरिया को लैंडस्लाइड वल्नरेबल जोन बना देता है। क्योंकि लगातार अर्थक्वेक से होता क्या है, बार बार कुछ अंतराल पे अर्थक्वेक आने से होता क्या है कि रॉक्स के अंदर ज्यादा क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, और वो क्रैक्स फिर इंटेंस रेनफॉल के टाइम में लैंडस्लाइड करा सकते हैं। और इन नेचुरल फैक्टर्स के अलावा देयर आर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स ऑल्सो, मैन मेड फैक्टर्स। हम लोग लगातार डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं हिली एरियाज में। अभी पेड़ काटने से होता क्या है कि सॉइल एंड द बीनीथ रॉक इट बिकम्स वीकर। माइनिंग करते हैं हम लोग, कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था रैट होल माइनिंग के बारे में इन द हिली एरियाज, डिगिंग ऑन द स्लोप, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, माइंडलेस इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज एंड ऑल हम बना रहे हैं। तो इन सब कारणों से भी रॉक जो है वो लूज होता है, क्रैक्स डेवलप करता है, और जिस कारण से लैंडस्लाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैंडस्लाइड के पीछे नेचुरल फैक्टर तो हेवी रेनफॉल है, और अर्थक्वेक उस फैक्टर को इंटेंसिफाई कर देता है। जिस एरिया में हेवी रेनफॉल और फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आते हैं वहां पे फिर लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो अर्थक्वेक लैंडस्लाइड के लिए हजार्ड क्रिएट करता है, लैंडस्लाइड हजार्ड क्रिएट करता है, मतलब एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है अर्थक्वेक। और इंटेंस रेनफॉल लैंडस्लाइड की शुरुआत करा देता है। अर्थक्वेक बाय लूजनिंग अप द रॉक क्रिएट्स द हैजार्ड फॉर लैंडस्लाइड,
and it is the rainfall that leads to beginning of the landslide. रेनफॉल में कैसा होता है कि किसी एक जगह पे इंटेंस रेनफॉल हो गई, मान लीजिए कहीं पे क्लाउड बर्स्ट हो गया। क्लाउड बर्स्ट का मतलब क्या होता है कि किसी एक लोकलाइज्ड एरिया में हेवी रेनफॉल हो जाए। तो क्लाउड बर्स्ट जिस एरिया में होता है वहां पे फिर लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती हैं। तो जरा समझते हैं कि किस साइड में, अगर मान लीजिए कि हम स्लोप एरिया में रहते हैं तो किस साइड के स्लोप पे लैंडस्लाइड होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती हैं। तो देखिए, लैंडस्लाइड ज्यादा पॉसिबल है उन एरियाज में जहां पे ग्रेडियंट स्टीप है। ऑफ कोर्स जितना ज्यादा स्टीप ग्रेडियंट होगा वहां पे लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी, बट इन जनरल एक्सपर्ट्स का मानना है, जियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि मिनिमम 40 डिग्री स्लोप तो चाहिए ही फॉर लैंडस्लाइड। उसके अलावा हाई इंटेंसिटी रेनफॉल, क्लाउड बर्स्ट यानी कि किसी पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया में इंटेंस रेनफॉल हो तो लैंडस्लाइड हो सकता है। और हाई इंटेंसिटी रेनफॉल हिली एरियाज में नॉर्मली विंड वार्ड साइड में होता है, ना कि ली वार्ड साइड में। देखिए, नॉर्मली किसी भी हिल एरिया में आप देखोगे कि लोकल विंड का जो पैटर्न होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। मान लीजिए इधर से इधर की तरफ विंड पैटर्न डिसाइडेड होता है मोर और लेस इन ए पर्टिकुलर एरिया, बट वो थोड़ा बहुत बदल भी सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेवलेंट कंडीशंस, बट मोर और लेस विंड पैटर्न ऐसा है कि मान लीजिए कि हवा यहाँ से चल रही है और इस स्लोप की तरफ क्लाइंब कर रही है और फिर इस स्लोप की तरफ डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो इस विंड डायरेक्शन की मदद से या बेसिस पे इस साइड को कहा जाएगा विंड वार्ड साइड और इस साइड को कहा जाएगा ली वार्ड साइड। और ज्यादा बारिश होती है विंड वार्ड साइड पे। क्यों? क्योंकि जो विंड है दैट इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ एयर पैकेट्स। अब एयर पैकेट्स जब ऊपर जाते हैं तो कूल डाउन होते हैं। जब कूल डाउन होते हैं तो उनके अंदर का जो मॉइस्चर है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग क्लाउड और वो फिर क्लाउड रेनफॉल के शेप में स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। क्योंकि विंड यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो एयर पैकेट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इस कारण से उनका टेम्परेचर गिर रहा है, इसलिए इस एरिया में रेनफॉल ज्यादा होते हैं विंड वार्ड साइड में। और दूसरे साइड में एयर पैकेट्स नीचे की तरफ जा रहे हैं तो उनका टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जब भी किसी भी एयर पैकेट का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और इस कारण से वो रेनफॉल कम कराता है। रादर उस एरिया में ड्राई स्पेल्स होते हैं क्योंकि एयर पैकेट इज हैविंग नाउ हायर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। तो यहाँ पे जो एयर पैकेट है जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मॉइस्चर उसकी होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ रही है और इस कारण से इट विल नॉट कॉज रेनफॉल इन दिस एरिया। तो नॉर्मली आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में भी, जब विंड राइज करता है जिस साइड में उसको कहा जाता है विंडवार्ड साइड और उस एरिया में ही इंटेंस रेनफॉल होती है। और जहां पे विंड डिसेंड करता है उसको हम लोग कहते हैं लीवार्ड साइड और वहां पे ज्यादा रेनफॉल नहीं होता है। तो बेसिकली क्लाउड बर्स्ट एंड लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट मतलब इंटेंस रेनफॉल इन अ लोकलाइज्ड एरिया दैट हैपेंस मेनली ऑन द विंडवार्ड साइड। तो क्लाउड बर्स्ट एंड लैंडस्लाइड मेनली इज विटनेस्ड ऑन द विंडवार्ड साइड। तो अगर कहीं पे भी आप सेटलमेंट देखो तो आप पहले ही गेस कर सकते हो, अगर वहां का स्लोप 40 डिग्री या उससे ज्यादा है प्लस उस एरिया की जो विंड पैटर्न है वहां पे, अगर मान लीजिए कि विंड पैटर्न के हिसाब से अगर कोई साइड विंडवार्ड साइड में है, उसके अलावा वहां का जो सॉइल है उसमें क्ले कंटेंट अगर ज्यादा है, तो क्ले का होता क्या है, वाटर को ट्रैप करके रखने की कैपेसिटी ज्यादा होती है क्ले की और इस कारण से क्ले जो है वो फिर हेवी हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रॉक्स होंगे तब तो पानी बह करके नीचे चला आएगा, लेकिन अगर क्ले होता है तो वो पानी को होल्ड करके रखता है जिस कारण से क्ले हेवी होने लगता है एंड दैट हेवी राउंड over a period of time creates intense amount of gravitational pull and causes the movement of large chunk of the land in the downward side, which is known by the name phenomena of landslide. तो ये तीन फिनोमेना चाहिए, इंटेंस रेनफॉल, विंडवर्ड साइड में क्ले कंटेंट ज्यादा हो एंड ग्रेडियंट शुड बी 40 डिग्री और मोर। अब भारत के अंदर अगर डेटा पे बात की जाए लैंडस्लाइड को लेकर के वल्नरेबिलिटी की, तो 0.42 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर विच इज अबाउट 13% ऑफ ओवरऑल एरिया ऑफ इंडिया इज प्रोन टू लैंडस्लाइड। बट सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जिस रीजन का एरिया
लैंडस्लाइड प्रोन है या वल्नरेबल है वो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. अबाउट 42% ऑफ द लैंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड. क्यों? इसके पीछे कारण सरल है. जो दो नेचुरल फैक्टर्स चाहिए लैंडस्लाइड के लिए, फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक एंड हेवी रेनफॉल, वो दोनों ही खूब मिलते हैं इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और हिली एरियाज तो हैं ही. तो आप देखो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में तो हिली एरियाज तो हैं ही, आगे भी हम देखेंगे. तो ये सारे फिनोमिना के कारण नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में लैंडस्लाइड्स ज्यादा होते हैं. नंबर ऑफ लैंडस्लाइड्स की अगर बात की जाए तो केरला में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है आपको 2015 से लेकर के 2022 तक. लेकिन केरला में ये ज्यादातर लैंडस्लाइड्स 2018 के फ्लड में एक ही साथ आ गए थे. अदरवाइज द मोस्ट वल्नरेबल एरिया विथ रिस्पेक्ट टू लैंडस्लाइड इज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. केरला में एक बार आया और बहुत ज्यादा आ गया, अदरवाइज ये एरिया ज्यादा वल्नरेबल है. असम के अंदर अगर बात की जाए तो जहां जहां पे हिल्स हैं वो एरिया वल्नरेबल है लैंडस्लाइड को लेकर के. फॉर एग्जांपल स्लोप्स अलोंग द हिमालय रीजन, कामरूप एरिया में भी थोड़े बहुत हिल्स हैं, तो इस एरिया में भी लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटीज रहती है. कार्बी एंगलोंग एरियाज में आसपास के रीजन में लैंडस्लाइड जहाँ पे स्लोप्स हैं, और डीमा हसाओ कचार एरिया में भी जहाँ पे भी स्लोप्स हैं वहाँ लैंडस्लाइड होने के चांसेस रहते हैं. अब लैंडस्लाइड को लेकर के प्रिपरेडनेस क्या है, क्या तैयारी है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिल करके प्रिपेयर किया है नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी NLRMS. इस NLRMS में 3 मेन फोकस एरियाज हैं. पहले तो वल्नरेबल लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया जाए. वल्नरेबल लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है, ये 3 चीजें देखनी है. ग्रेडियंट, किस एरिया में हाई इंटेंसिटी रेनफॉल है, विंडवार्ड साइड है कि नहीं, एंड क्ले कंटेंट. तो वल्नरेबल एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है. उसके बाद माउंटेन जोन रेगुलेशंस, तो उन वल्नरेबल एरियाज में फिर कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड हैं उनका एक प्रॉपर लिस्ट तैयार किया गया है. तो माउंटेन एरियाज वल्नरेबल एरियाज का जोनिंग किया गया है, और जोन के बेसिस पे फिर ह्यूमन एक्टिविटीज कौन कौन से परमिटेड हैं उनको बताया जा रहा है, बताया गया अंडर दिस नेशनल लैंड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी. और फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की गई है अगेंस्ट लैंड स्लाइड. अब अर्ली वार्निंग सिस्टम को लिंक किया गया है विथ रेनफॉल, क्योंकि सीधा सीधा तो आप लैंड स्लाइड को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जिस एरिया में भी हेवी रेनफॉल होने लगे स्लोप एरिया में, वहां पे फिर एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया जाता है कि इतनी रेनफॉल हुई है तो लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटी है, जिसके बेसिस पे लोगों को पहले से ही कॉशस किया जा सकता है. तो इस तरीके से हजार्ड को पहले आइडेंटिफाई करते हैं और हजार्ड के बेसिस पे पॉसिबल डिजास्टर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश की जाती है. तो हजार्ड और डिजास्टर के बीच का अंतर तो आपको क्लास में भी सिखाया गया होगा. हजार्ड इज ए कंडीशन जो डिजास्टर का शेप ले सकता है. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल पंप पे आप लाइटर जलाएं, ये हजार्डस सिचुएशन आप क्रिएट कर रहे हैं. और अगर आग वाकई लग गई, पेट्रोल पंप पे आग अगर लग जाती है, तो दैट विल बी नोन एज डिजास्टर, which is an event that suddenly occurs but disrupts normal course of life. That is the simple definition of disaster. लैंडस्लाइड टॉपिक के बेसिस पे ऐसा सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि लैंडस्लाइड्स आर मोर देन जस्ट ए नेचुरल फिनोमिना, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. तो सरल भाषा में आपको एक्सप्लेन करना है कि लैंडस्लाइड के पीछे नेचुरल फिनोमिना क्या है. फिर आपको बताना है कि सिर्फ नेचुरल फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, मतलब कि ह्यूमन फैक्टर्स हैव इन रिसेंट टाइम एग्रेवेटेड द सिचुएशन. तो पहले बेसिक नेचुरल फिनोमिनास बता दीजिए, मैप वगैरह डायग्राम वगैरह बना करके, फिर आप एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स के बारे में मेंशन कीजिए. फिर पूछा गया है सजेस्ट मिटिगेटिंग मेजर्स, तो मिटिगेटिंग मेजर्स में आप यही NLRMS के बारे में लिख सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम, जोनिंग एंड आइडेंटिफाइंग वल्नरेबल लोकेशंस. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट न्यूक्लियर आर्सेनल एंड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया. ये आर्टिकल सी राजा मोहन साहब ने लिखा है. वहां पे आर्ग्यू करते हैं कि देयर इज ए नीड टू मॉडर्नाइज दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर सेगमेंट. ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से. तो पहले रिसेंट डेवलपमेंट देखते हैं, फिर इस आर्टिकल पे आएंगे. इस आर्टिकल में ही ये सारी बातें लिखी गई हैं. हाल फिलहाल में यूनाइटेड नेशंस ने वार्न किया है वर्ल्ड कंट्रीज को कि आने वाले वक्त में न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ सकता है. उसके पीछे मुख्य कारण है कि
टेंशंस वापस से बढ़ रहे हैं ग्लोबल ऑर्डर में। एक तरफ यूएस एंड वेस्टर्न यूरोपियन एलाइज हो रहे हैं यूएस के, और दूसरे तरफ रसिया और चाइना हो रहे। तो पोलराइजेशन, कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हो रहा है, और इस कारण से दुनिया भर के देश अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को बिल्डअप कर रहे हैं, और इस कारण से न्यूक्लियर वॉर की पॉसिबिलिटीज बढ़ रही हैं। तो यूनाइटेड नेशंस ने ऐसा एक स्टेटमेंट रिलीज किया है। आपसे मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है कि वाई न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इज ऑन द राइज, क्यों न्यूक्लियर आर्सेनल्स दुनिया के देश ज्यादा से ज्यादा बिल्डअप कर रहे हैं करंट टाइम में। उसके पीछे 3 या 4 मुख्य कारण हैं। रसिया एंड यूक्रेन वॉर ने एक बार फिर से न्यूक्लियर वेपन्स की इंपॉर्टेंस एज ए डेटरेंस को हाईलाइट किया है फॉर वर्ल्ड कंट्रीज। देखिए, न्यूक्लियर वेपन अटैक करने के लिए नहीं रखे जाते, न्यूक्लियर वेपन इसलिए रखे जाते हैं ताकि आप सामने वाले हॉस्टाइल कंट्रीज को अपने ऊपर अटैक करने से डिटर कर पाए। इसको कहा जाता है न्यूक्लियर डेटरेंस। यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन हुआ करता था ड्यूरिंग द यूएसएसआर डेज, but after that it dismantled. Once the USSR got dismantled, disintegrated, Ukraine also dismantled its nuclear weapons. Now you see, यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन ना होने का नतीजा है कि रसिया हैज बीन इन्वेडिंग यूक्रेन फॉर लास्ट 2 years। तो न्यूक्लियर वेपन एक सबसे बड़ा इक्विलाइजर फैक्टर माना जाता है। कितना बड़ा भी देश हो, वो छोटे देश पे अटैक करना नहीं चाहेगा अगर छोटे देश के पास न्यूक्लियर वेपन है। तो रसिया यूक्रेन वॉर ने वापस से न्यूक्लियर डेटरेंस का इंपॉर्टेंस वर्ल्ड कंट्रीज को बता दिया है। अगर यूक्रेन के पास होता न्यूक्लियर वेपन तो शायद से रसिया इस तरह से अटैक नहीं करता। दूसरा, चाइना का ग्रोइंग असर्टिवनेस, चाइना का एग्रेशन इन साउथ चाइना सी। इस कारण से जो आसपास के जो देश हैं साउथ चाइना सी में, जो कंटिन्यूअस देश हैं जैसे जापान एंड साउथ कोरिया, नाउ दे आर कंटेम्पलेटिंग ऑफ बिल्डिंग देयर न्यूक्लियर वेपन ऑफ देयर ओन। तीसरा, पॉसिबिलिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स रिटर्न एज प्रेसिडेंट इन द यूएस। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प इफ ही रिटर्न्स एज प्रेसिडेंट इन द यूएस, देन चांसेस हैं कि वापस से ईरान के ऊपर वो कई सारे सैंक्शंस लगाएंगे। ईरान और अमेरिका के रिलेशंस खराब हैं राइट सिंस 1979। ये तो मैंने आपको कई दफा बताया। ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ और उसके बाद से ईरान और अमेरिका के रिलेशंस काफी खराब हो गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में हमने देखा कि उसमें और ज्यादा हॉस्टिलिटी आई, कई सारे सैंक्शंस लगाए गए डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम के दौरान ईरान के ऊपर। यूएस पुल्ड आउट ऑफ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, P5+1 डील भी कहते हैं इस एक्शन को, जो एक एग्रीमेंट था P5 कंट्रीज प्लस जर्मनी के बीच में विथ ईरान। तो ये P5+1 या जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के बारे में कभी और चर्चा करेंगे। बट मुद्दा यह है कि यूएस पुल्ड आउट ऑफ इट। मोटा मोटा बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप is considered to be very aggressive as far as his policies with Iran is concerned. And if Donald Trump returns as president in the US in after election in the US, जो अब इस साल होने वाला है, तो फिर ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर सकता है। तो ये तीसरी पॉसिबिलिटी है व्हाई न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इज ऑन द राइज। तीसरा, पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर वॉर इन आउटर स्पेस। ऐसे एजम्पशंस हैं, एप्रीहेंशंस हैं कि रसिया न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है विच कुड ऑपरेट इन आउटर स्पेस इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द सैटेलाइट्स ऑफ यूएस। जो यूएस को डोमिनेंस देता है इन आउटर स्पेस, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए रसिया प्लान्स टू डिप्लॉय एंटी सैटेलाइट न्यूक्लियर वेपन्स। ऐसे एप्रीहेंशंस हैं, को प्रूफ नहीं किया जा सकता, लेकिन हाल फिलहाल में आउटर स्पेस के अंदर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ना हो, इसके लिए एक रिजोल्यूशन लाया जा रहा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको रसिया ने वीटो कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस रसियन एक्शन के कारण वर्ल्ड कंट्रीज को लग रहा है कि रसिया जरूर एंटी सैटेलाइट न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा होगा। तो न्यूक्लियर वेपन्स आर ऑन द राइज, देयर प्रोलिफरेशन इज बीइंग विटनेस्ड। इसको लेकर के दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ओपिनियन डिवाइडेड है। न्यूक्लियर वेपन बिल्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर काफी सिंपल तरीके से सोचा जाए तो हमें लगा कि नहीं नहीं, न्यूक्लियर वेपन बिल्ड करना तो बुरी बात है। बट एक काउंटर ओपिनियन भी है कि अगर दुनिया के सारे देशों के पास न्यूक्लियर वेपन हो जाए तो फिर कोई देश दूसरे देश के ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा, because there will be a uniform deterrence created by all world countries, bigger or smaller in their military might.
तो इस कारण से न्यूक्लियर वेपन को लेकर के, उसके प्रोलिफरेशन को लेकर के सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। What are the supporting arguments? It gives a sense of security to a country and it avoids war. How it avoids war? Because it creates a deterrence through a phenomena जिसका नाम है MAD phenomena, Mutual Assured Destruction phenomena. इसी को हम लोग NAS equilibrium भी कहते हैं, NAS equilibrium. MAD म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का मतलब यह है कि अगर कंट्री ए और कंट्री बी दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है तो फिर दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों को पता है कि अगर न्यूक्लियर अटैक हमने किया तो सामने वाला देश भी रिटेलिएट करेगा और जिससे दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगा दोनों का। तो इस कारण से कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, उनको रियलिस्ट थिंकर्स कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के फील्ड में, जो आर्ग्यू करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों को न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहिए। उससे दो फायदा, एक तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है उस देश को, और दूसरा वॉर को अवॉइड करने में भी मदद मिलती है बिकॉज ऑफ द फिनोमेना लाइक म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या नास इक्विलिब्रियम। इसको सपोर्ट करने के लिए आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में दो फुल फ्लेजेड वॉर लड़े गए 1948, 1965 एंड 1971। 1998 में दोनों ही देश बन गए न्यूक्लियर वेपन स्टेट। दोनों ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर किया। तब से लेकर के अभी तक कोई फुल स्केल वॉर नहीं हुआ है। बिकॉज बोथ कंट्रीज परहैप्स नो ईच अदर आर न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, सो फुल स्केल वॉर एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू न्यूक्लियर अटैक might lead to MAD, mutually assured destruction, or NAS equilibrium. But then there are critics also of nuclear proliferation कि न्यूक्लियर वेपन्स का राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैड फिनोमिना को समझने के लिए कि हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाला भी इस्तेमाल करेगा, दैट विल लीड टू म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। इसको समझने के लिए यू नीड टू हैव रैशनल थिंकर्स जो लॉजिकल तरीके से सोचें। बट देयर आर सम अग्रेसिव इररेस्पॉन्सिबल पावर्स, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, इट माइट रिजॉर्ट टू न्यूक्लियर वेपन अटैक विदाउट थिंकिंग इन सच अ लॉजिकल मैनर। उसके अलावा द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म इज ऑल्सो ऑन द राइज। न्यूक्लियर टेररिज्म मतलब कहीं टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ लग गया न्यूक्लियर वेपन, तब क्या होगा? वो तो नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनकी तो कोई टेररिस्ट ग्रुप का क्या है, कोई डिफाइंड टेरिटरी है ही नहीं। उनके हाथ अगर न्यूक्लियर वेपन लग गया तो अटैक करके भाग जाएंगे। Why would they worry about mutual assured destruction? न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, जितना ज़्यादा हम न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करेंगे उतना ज़्यादा थ्रेट बढ़ेगा न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स का। और चौथा आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इज राइज ऑफ एआई। देखिए, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम्स के दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं एल्गोरिथम मैनेज्ड हैं, कंट्रोल्ड हैं। तो अगर कुछ चीज़ अनप्लैंड तरीके से हो गई तो एआई बेस्ड टूल्स जो हैं हो सकता है कि बिना ह्यूमन डिसीजन के ही न्यूक्लियर वेपन फायर कर दें। सो दैट इज पॉसिबल बिकॉज एआई इज बिकमिंग मोर एंड मोर कैपेबल, मोर एंड मोर एल्गोरिथम बेस्ड। तो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन और डिसीजन ऑल्सो एआई माइट फायर न्यूक्लियर वेपन, बिकॉज ह्यूमंस विल थिंक इन रैशनल मैनर, दे विल अप्रिशिएट मैड फिनोमेना, बट एआई विल नॉट। इसीलिए देयर आर फ्यू कंट्रीज हु सपोर्ट द आइडिया ऑफ कंप्लीट डिसआर्मामेंट। इनफैक्ट हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, ही वॉज ऑल्सो इन फेवर ऑफ कंप्लीट डिसआर्मामेंट, कि दुनिया के किसी भी देश के पास न्यूक्लियर वेपन होना ही नहीं चाहिए। लेकिन धीरे धीरे अब उसको लेकर के सोच बदल रही है। अब इतने सारे देशों के पास न्यूक्लियर वेपन हो गया है कि ये जो आइडिया है कि हर एक देश के पास अब न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए, ये आइडिया आजकल ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो दो आइडियाज है मेनली, या तो किसी के पास ना हो या तो सबके पास हो। जब तक कुछ के पास है कुछ के पास नहीं है, तब तक कंट्रीज हु डू नॉट हैव विल कीप ऑन गेटिंग बुलीड द वे यूक्रेन इज गेटिंग बुलीड बाय रसिया। अब और ज्यादा देखते हैं इस आर्टिकल में क्या सजेस्ट किया गया है। तो सी राजा मोहन साहब ने आर्टिकल लिखा, और सी राजा मोहन इज कंसिडर्ड टू बी एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो कभी आप कोई आर्गुमेंट लिख रहे हो तो आप उनका नाम भी मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, उससे आपके आंसर का थोड़ा वेटेज बढ़ेगा कि सी राजा मोहन सजेस्टेड दिस। तो इस आर्टिकल में सी राजा मोहन साहब ने सजेस्ट किया है कि इंडिया को अपने न्यूक्लियर एनर्जी का यूटिलाइजेशन को और डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर पावर विल ओनली हेल्प अस इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम। जब तक हम लोग कोल बेस्ड पावर जनरेशन करते रहेंगे, इंडिया का 65 to 70% पावर स्टिल कम्स फ्रॉम कोल सेक्टर, जब तक हम ऐसा करते रहेंगे तब तक वी विल कीप ऑन इमिटिंग ग्रीन हाउस गैसेस। तो न्यूक्लियर एनर्जी इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज में जो टेक कंपनियां हैं उनको बड़े बड़े डेटा सेंटर्स चाहिए, बिकॉज एआई मेनली वर्क्स ऑन डेटा एंड एल्गोरिथम्स। दीज डेटा सेंटर्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी,
एंड दैट टू कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी। तो उसके लिए चाहिए कि न्यूक्लियर पावर को हम डेवलप करें, यूटिलाइज करें, देन ओनली वी विल बी एबल टू फीड द इलेक्ट्रिसिटी गजलिंग डेटा सेंटर्स ऑफ दीज कंपनीज। मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर करने वाली ये जो डेटा सेंटर्स हैं और इनको कंटिन्यूअस फैशन में जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो तभी पूरा हो सकता है जब हम लोग न्यूक्लियर पावर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो ये पहला आर्गुमेंट दिया सी राजा मोहन साहब ने कि न्यूक्लियर एनर्जी को डाइवर्सिफाई किया जाए अलग अलग फील्ड्स के लिए। दूसरा, देयर इज ए नीड टू मॉडर्नाइज इंडियाज न्यूक्लियर आर्सेनल। हमें और ज्यादा न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना है। तो सी राजा मोहन इज कंसिडर टू बी मोर ऑफ अ रियलिस्ट थिंकर इंटरनेशनल रिलेशंस के फील्ड में। न्यूक्लियर आर्सेनल्स को और ज्यादा बिल्ड करने का सजेशन दे रहे हैं और अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को भी चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर आर्सेनल्स को बिल्ड करने की बात कर रहे हैं। मतलब सी राजा मोहन इज सपोर्टर ऑफ दिस आइडिया, ही इज सपोर्टर ऑफ द आइडिया ऑफ न्यूक्लियर पॉलिफरेशन। तो भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जरा ब्रीफली देखते हैं। कुछ दिनों पहले भी हमने देखा था। देखिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस मैंने तो आपको बताया कि जवाहरलाल नेहरू वाज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, बट फिर 1962 का वॉर हुआ। एक बहुत अच्छी सीरीज है इसी के ऊपर, सोनी लिव पे आती है रॉकेट बॉयज, उसको देखिए आप। वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि डॉक्टर ओमी जहांगीर भाभा साहब वो कन्विंस कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू को कि हमें न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना चाहिए इन ऑर्डर टू हैव डेटरेंस। बहुत अच्छी सीरीज है, आपको देखना चाहिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू वॉज मोर और लेस एन आइडियलिस्ट, तो ही सेड कि नहीं न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बनाएंगे। देन 1962 वॉर हैपेंड एंड इंडिया हैड टू फेस रिवर्सल्स विद अगेंस्ट चाइना इन 1962 वॉर। और फिर 1966 में चाइना ने न्यूक्लियर वेपन अपना खुद का डेवलप कर लिया। तो दैट क्रिएटेड एन इम्परेटिव फॉर इंडिया टू हैव इट्स ओन न्यूक्लियर वेपन्स। भारत ने 1974 में पोखरण 1, राजस्थान के अंदर पोखरण एरिया में पोखरण 1 एक्सपेरिमेंट किया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। उसके बाद इंडिया डिक्लेयर्ड कि ये जो एक्सप्लोजन हमने किया है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, इसका इस्तेमाल हम लोग सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए करेंगे, जैसे कि एनर्जी जनरेशन या मेडिकल यूजेस के लिए। वी विल नॉट बी यूजिंग इट फॉर वेपनाइजेशन। तो पोखरण 1 के बाद इंडिया demonstrated that it has nuclear explosion capability, but at the same time said it will not be using it for nuclear weapon development. फिर भारत ने 1998 में ऑपरेशन शक्ति, एक दूसरा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, जिसको हम लोग पोखरण 2 भी कहते हैं। और उसके बाद इंडिया ने डिक्लेयर किया कि वी विल बी यूजिंग दिस nuclear explosion capability to develop nuclear weapon, and after that India became officially a nuclear weapon state, the 6th nuclear weapon state at that time. कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया, कुछ ही दिनों बाद, बिल्कुल 1998 में। अब भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को देखा जाए तो इंडिया ने अपना न्यूक्लियर वेपन तो डेवलप कर लिया, लेकिन साथ ही साथ इंडिया को यह भी तो दिखाना था वर्ल्ड कंट्रीज को कि हम एक रेस्पॉन्सिबल देश हैं और हमने ये न्यूक्लियर वेपन किसी को बुली करने के लिए नहीं डेवलप किया है, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए डेवलप किया है। तो इसके लिए इंडिया ने काफी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन या न्यूक्लियर पॉलिसी अडॉप्ट की। इसके अंदर 3 मेजर प्रोविजंस हैं। नो फर्स्ट यूज, हम किसी भी देश के ऊपर न्यूक्लियर वेपन पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इस न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग फॉर मैसिव रिटेलिएशन। अगर कोई हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन का अटैक करता है तब हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। तीसरा, नो यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट। तो कोई अगर नॉन न्यूक्लियर स्टेट है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो उसके खिलाफ तो हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। अब इस आर्टिकल में क्या आर्ग्यू किया गया है? सी राजा मोहन साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की हालत खराब हो रही है। इसको अगर सोफिस्टिकेटेड भाषा में कहा जाए तो वो लिखते हैं कि पाकिस्तान कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर इज डिक्लाइनिंग, और इंडिया का एट द सेम टाइम रीजनल स्ट्रेंथ इज ग्रोइंग, स्पेशली इन साउथ एशिया रीजन। तो पाकिस्तान बैलेंस बनाए रखने के लिए अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को और ज्यादा इंटेंसिफाई करेगा और ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करेगा। ऐसे हालत में इंडिया को भी अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को थोड़ा बिल्ड करना चाहिए, अटैक करने के लिए नहीं बट रिटेलिएट करने के लिए। कि अगर हमारे को ऊपर कोई अटैक करने का थ्रेट देता है तो हम उसको मैसिव रिटेलिएशन के साथ रिस्पॉन्ड करेंगे। ये कैपेबिलिटी हमारे ऊपर साथ होनी चाहिए। देखिए, खाली कह देने से नहीं होता है कि अगर मेरे ऊपर अटैक करोगे तो मैं काउंटर अटैक करूंगा बहुत जोरदार, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। यू नीड टू डेवलप दैट कैपेबिलिटी एंड डेमोन्स्ट्रेट दैट कैपेबिलिटी टू द वर्ल्ड कंट्रीज कि मेरे पास रिटेलिएट करने की कैपेबिलिटी है, तभी जाकर के न्यूक्लियर वेपन डेटरेंस का काम करेगा।
एक ढाल का काम करेगा आपको बचाने के लिए। तो मैसिव रिटेलिएशन कैपेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। वही कह रहे हैं सी राजा मोहन साहब कि इंडिया मस्ट वर्क ऑन इट्स रिटेलिएशन कैपेबिलिटी टू मेक न्यूक्लियर डेटरेंस मोर क्रेडिबल, जिससे दुनिया को भरोसा हो। तो अब न्यूक्लियर डेटरेंस को क्रेडिबल बनाने के लिए कि दुनिया के देशों को लगे कि हाँ हाँ ये रिटेलिएट कर सकते हैं, काउंटर अटैक कर सकते हैं जोरदार, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है न्यूक्लियर ट्राइड। न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब कि लैंड से या एयर से या सी से, हम जहां से चाहें वहां से हम न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर पाए। अगर ये हमारे पास कैपेबिलिटी है तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर ट्राइड। तभी जाकर के अगर हमारे लैंड के ऊपर तुम अटैक करोगे तो हमारा एयर फोर्स न्यूक्लियर वेपन से रिटेलिएट करेगा। अगर तुम हमारे एयर के ऊपर अटैक करोगे, एयर स्पेस में अटैक करोगे, तो हमारा नेवी और लैंड से हम लोग न्यूक्लियर वेपन से रिटेलिएट करेंगे। सो फॉर क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस यू नीड टू प्रूव कि यू हैव मैसिव रिटेलिएशन कैपेबिलिटी, तभी जाकर के लोग डरेंगे। और उसके लिए यू नीड टू हैव न्यूक्लियर ट्राइड, और भारत ने अपना न्यूक्लियर ट्राइड कंप्लीट कर लिया है। लैंड से न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी के लिए वी हैव पृथ्वी, अग्नि के अलग अलग वर्जन्स। एयर से वी हैव सुखोई, मिराज। सी से न्यूक्लियर वेपन डिलीवर करने के लिए वी हैव डेवलप नाउ आईएनएस अरिहंत। एट द सेम टाइम K-15 एंड K-4 न्यूक्लियर मिसाइल्स आर ऑल्सो देयर। तो इस तरीके से वी हैव डेवलप्ड ट्राइड। बट देखिए, वेपन्स को मैनिफेस्ट भी करना होता है। आप देखते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को वेपन्स को दिखाए जाते हैं ड्यूरिंग द परेड एंड ऑल। मैनिफेस्टेशन से क्या होता है कि पावर प्रोजेक्शन होता है, तभी जाकर के क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस क्रिएट होगा और तब जाकर के लोग हमारे रिटेलिएशन पे बिलीव करेंगे। तो ये ट्राइड हमारा स्ट्रॉन्ग है, इसको साबित करना होगा, दुनिया को बताना होगा, तभी जाकर कोई हमारे ऊपर अटैक करने से बचेगा। तो ये आर्टिकल का कटआउट है, यहाँ पे मैंने आपको बताया। ऐसे तो पढ़ना थोड़ा कठिन है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा आर्टिकल है कि न्यूक्लियर एनर्जी के कई सारे इस्तेमाल हैं आजकल। क्लाइमेट चेंज के लिए न्यूक्लियर एनर्जी जरूरी है। उसके अलावा जो नए टेक बेस्ड कंपनियां हैं, टेक कंपनीज, उनके डेटा सेंटर को मेंटेन करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी जरूरी है। यूक्रेन वॉर के बाद न्यूक्लियर वेपन का इंपॉर्टेंस दुनिया के देशों को बेहतर समझ आ रहा है। चाइना का असर्टिवनेस इज अ रीजन वाई जापान एंड साउथ कोरिया इज प्लानिंग टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन। ईरान जो है इट इज क्लोजली फॉलोइंग यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप लौटते हैं तो ईरान माइट स्टार्ट डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन। उसके एट द सेम टाइम एक तरफ चाइना रसिया हो गए, दूसरी तरफ यूएस एंड इट्स यूरोपियन अलाइज हो गए हैं। फिर बात की गई है कि अगर एल्गोरिथम बेस्ड न्यूक्लियर अटैक हो जाता है तो इसके लिए न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को कर्ब करने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड एक यहाँ पे है कि पाकिस्तान कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर इज डिक्लाइनिंग एंड दैट इज व्हाई इंडिया मस्ट एक्सपेक्ट कि रावलपिंडी विल डबल डाउन इट्स न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। मतलब न्यूक्लियर वेपन की कैपेबिलिटी को डेवलप करेगा, और इसलिए हमें अपने डेटरेंस कैपेबिलिटी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो यहाँ पे एक वर्ड सामने आता है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, उसको थोड़ा समझते हैं क्योंकि इस पे यूपीएससी ने मेंस में प्रश्न पूछा है। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर इज सम टोटल ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक, मिलिट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स एबिलिटी। तो सारी चीजों को की एबिलिटीज को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसको मिला करके आप कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है पावर का। इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। तो जैसे जीडीपी कैलकुलेट की जाती है देश की इकोनॉमी को समझने के लिए, वैसे ही सीएनपी भी डेवलप की जाती है। चाइना ने यह सिस्टम डेवलप किया था, दुनिया के अलग अलग देश इसको मानते हैं, फॉलो करते हैं। वैसे इतना क्रेडिबल तरीका है नहीं, बट एटलीस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर आई होप यू अंडरस्टैंड। इट इज द कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर ऑफ अ कंट्री इन डिफरेंट फिनोमेना, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पावर, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स में, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो आप देखिए कैलकुलेशन के बेसिस पे अलग अलग जो एजेंसीज हैं दुनिया के, वो कहते हैं कि अमेरिका हैज कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर ऑफ 152 यूनिट, रसिया हैज 23, कनाडा हैज 17। ये 2015 का डेटा है, बस समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिया का 3.37। तो इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल नंबर्स। अब उनका तरीका है कि इस चीज को इतना यूनिट देना चाहिए, इसको इतना यूनिट देना चाहिए। दैट इज हाउ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर इज कैलकुलेटेड। Not a very acceptable method in order to understand the might of a country, yet it is followed by several institutions across the world. अभी जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का जो कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर सीधा सीधा ये डेफिनेशन वगैरह तो नहीं, बट इसकी मदद से एक एथिक्स में जीएस पेपर 4 में यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया
कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के लिए 3 यूनिट सबसे महत्वपूर्ण है, ह्यूमन कैपिटल, सॉफ्ट पावर एंड सोशल हार्मनी। और फिर पूछा कि इसको बिल्ड करने में एथिक्स का क्या रोल होगा। तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एथिक्स आप तो पढ़ ही चुके हैं, जरूरत पड़े तो हिंट्स देखिए, लॉजिकल फ्लो के साथ इस आंसर को लिखने की कोशिश कीजिएगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट न्यू वेज ऑफ साइबर फ्रॉड्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो भारत की एक एजेंसी है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। इसके बारे में तो मैंने आपको बताया ही था जब मैं साइबर सिक्योरिटी मैंने कराया कुछ दिनों पहले ही, मेंस पर्सपेक्टिव से मैंने साइबर सिक्योरिटी डिटेल में कराया है। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी से। ये जो I4C एजेंसी है भारत की, जिसका मेन काम है साइबर अटैक को प्रिवेंट करना, इसने हाल फिलहाल में हाईलाइट किया है कि साउथ ईस्ट एशिया के 3 देश, म्यांमार, लाओस एंड कंबोडिया, वहां से बहुत सारे साइबर अटैक्स या साइबर फ्रॉड्स के केसेस आ रहे हैं। इनफैक्ट जनवरी से लेकर के अप्रैल तक के बीच में भारत में जितने भी साइबर फ्रॉड्स हुए उसमें से 46% इन 3 देशों से आए हैं। तो मतलब ये 3 जो देश हैं, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ये इंटरनेशनल लेवल के जमतारा बनते जा रहे हैं। ओवरऑल 1776 करोड़ का फ्रॉड हुआ है from these 3 countries only, which is 46% of overall cyber frauds. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इट वर्क्स अंडर यूनियन होम मिनिस्ट्री। जैसा कि मैंने इसका रोल बताया, इट डेवलप्स इफेक्टिव फ्रेमवर्क इन ऑर्डर टू काउंटर साइबर क्राइम इन द कंट्री। तो ये जो I4C है, जो बता रहा है कि इन देशों से बहुत सारे साइबर अटैक्स के केसेस आ रहे हैं, उसी ने ये भी बताया कि नए नए तरीके के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, जैसे ट्रेडिंग स्कैम। आपको ऐड दिखेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि हम लोग फ्री ट्रेडिंग टिप्स देते हैं, फिर आप उसको ज्वाइन कर लेंगे, फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करवाएगा, वहाँ पे टिप्स देगा, थोड़े बहुत पैसे भी अर्न करवाएगा स्टार्टिंग में। जब आपका कॉन्फिडेंस वो जीत लेगा तो फिर बोलेगा इस अकाउंट में इतने पैसे जमा कीजिए, जिसको हम इन्वेस्ट करेंगे और आपके पैसे को बढ़ाएंगे, और आप पैसा जमा करेंगे, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रेडिंग स्कैम एक नए तरीके का साइबर क्राइम देखने को मिल रहा है। डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट में कैसा है कि आपके रिश्तेदारों को, अगर मान लीजिए कि आपको टारगेट कर रहा है कोई साइबर फ्रॉड, तो आपके रिश्तेदारों को कॉल करेगा, आपके पिताजी को कॉल करेगा, बोलेगा कि आपका बच्चा गिरफ्तार हो गया है, इस थाने में है। वो पुलिस वगैरह का यूनिफॉर्म पहन करके कॉल भी कर सकता है, वीडियो कॉल, कि मैं ये फुल पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ इस थाने से, आपका बच्चा ये क्राइम करता हुआ पाया गया है, अभी मैं इसको पकड़ के ले आया हूँ थाने में, मैं केस करने जा रहा हूँ, आप बताइए, कुछ पैसा वैसा दे दीजिए तो मैं अभी केस को सेटल कर देता हूँ, कॉम्प्रोमाइज कर देता हूँ। अब हो सकता है पिताजी घबरा करके तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दें। तो इस तरीके के फिनोमेना डिजिटल फ्रॉड को कहा जाता है डिजिटल अरेस्ट। कभी कभार कैसा रहता है कि विक्टिम को कि कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियो या इमेजेस ले लेते हैं साइबर फ्रॉड्स, या डीप फेक से भी बना देते हैं जो बिल्कुल रियल जैसा लगेगा, और फिर विक्टिम को वीडियो कॉल करते हैं और बोलते हैं कि अभी कभी पैसा ट्रांसफर करो, जब तक ट्रांसफर नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें वीडियो कॉल कट करने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर तुमने कट किया तो ये वीडियोस फोटोज हम लोग ऑनलाइन पब्लिश कर देंगे। तो उनको ऑनलाइन वो अरेस्ट करके रखते हैं जब तक वो सामने उनके पैसा ना ट्रांसफर कर दे। तो दैट फिनोमेना इज आल्सो नोन एज डिजिटल अरेस्ट। टास्क बेस्ड स्कैम। आपको पहले वर्क फ्रॉम होम के नाम पे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवाया, वहाँ पे कुछ कुछ काम करवाया आपसे, बाद में बोला कि अच्छा पैसा चाहिए तो इस अकाउंट में 500 रुपये ट्रांसफ़र कर दो, 1000 रुपये ट्रांसफ़र करो, फिर हम आपके अकाउंट में आपका सैलरी देंगे। आप 500 1000 ट्रांसफ़र करोगे, पैसा कभी आपका वापस नहीं आएगा। काम करवा लिया आपसे अलग और पैसा भी ले लिया 500 1000 रुपये, बाद में आपका नंबर भी ब्लॉक कर देगा। एंड देन रोमांस एंड डेटिंग स्कैम इज ऑल्सो देयर। मोस्टली मेन आर विक्टिम ऑफ सच स्कैम्स, जिसमें दूसरे देशों से फॉरेनर वुमेन वो उनसे कांटेक्ट में आती हैं, फिर दे प्रपोज रिलेशनशिप या मैरिज, फिर वो कहती हैं कि ठीक है, आई एम विजिटिंग योर कंट्री, मैं आपके देश आ रही हूँ, और फिर फ़ोन करती हैं जिस दिन आना होता है कि अरे मैं तो एयरपोर्ट पे स्टक हो गई हूँ, मुझे इस ऑफिसर ने डिटेन कर लिया है, इतना पैसा मांग रहा है, यू प्लीज़ पे दिस मनी आउट इन ऑर्डर टू बेल मी आउट फ्रॉम द प्रॉब्लम। और इस तरीके से फिर वो पैसा आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड तो एक पूरा आर्टिकल हम लोग कर ही चुके हैं, उसमें तमाम डायमेंशंस हम लोग देख लिए हैं मेंस पर्सपेक्टिव से, उसमें इसको ऐड कर लेना है। तो जो कंटेंट इनरिचमेंट पार्ट 3 निकलेगा उसमें मैं इसको ऐड करके दिलवा दूंगा साइबर सिक्योरिटी के साथ। हाल फिलहाल में आएगा वो, क्योंकि अब तो ये महीना भी कंप्लीट होने ही वाला है, मई महीना। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये क्वेश्चन सीधा सीधा एलिमिनेशन मेथड से हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए।
Next topic is about pre-fire CubeSat. This topic is important from our syllabus GS paper 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. तो हाल फिलहाल में नासा ने लॉन्च किया है प्री-फायर मिशन. इस मिशन के अंतर्गत 2 छोटे छोटे क्यूब सैटेलाइट्स भेजे जाएंगे स्पेस में. स्मॉल सैटेलाइट्स जिनको कहा जाता है क्यूबसैट्स, इनको भेजा जाएगा स्पेस में और इनका मेन काम होगा आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन से जो हीट इमिशन हो रहा है उसको कैप्चर करे. इस मिशन को तो मेनली लीड कर रहा है नासा इन एसोसिएशन विद यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कोनिन मेडिसन. तो पोलर एरियाज में हीट इमिशन को स्टडी करने के लिए ये क्यूबसैट्स को लॉन्च किया है नासा ने. पोलर एरियाज में हीट इमिशन में प्रॉब्लम क्या उनको स्टडी करने में कि काफ़ी मतलब फार इंफ्रारेड रेडिएशन वेवलेंथ वाले 3 माइक्रोमीटर से लेकर के 1000 माइक्रोमीटर तक के ही वेवलेंथ वाले रेडिएशंस आते हैं जिनको नॉर्मली कैप्चर कर पाना या स्टडी कर पाना काफ़ी कठिन हो रहा है. तो पोलर एरियाज में हीट इमिशन को स्टडी करने के लिए फिर ये स्पेशल टाइप के क्यूबसैट्स लॉन्च किए हैं नासा ने अंडर प्री फायर मिशन, जिससे पोलर एरिया के हीट इमिशन को स्टडी किया जाएगा और उसकी मदद से फिर क्लाइमेट रिसर्च को और आगे ले जाया जाएगा. क्योंकि पोलर एरियाज में कैसे हीट इमिशन हो रहा है उसको अगर हम समझ पाए तो फिर जाकर के हम ओवरऑल अर्थ का हीट बजट समझ पाएंगे. क्यूबसैट्स होते क्या है? क्यूबसैट्स छोटे छोटे मिनिएचर सैटेलाइट्स होते हैं जिनका बेसिक डिजाइन 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर के आसपास होता है. बेसिक रूबिक क्यूब के साइज के होते हैं ये क्यूबसैट. ऐसे ही हैं ये 2 क्यूबसैट प्री फायर मिशन के अंतर्गत which has been sent by NASA in order to study heat release from the polar areas, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन. एल्बिडो से संबंधित ये जो प्रश्न था, पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा गलत है. स्नो का एल्बिडो काफी ज्यादा होता है, 90% तक यानी कि 0.9 तक होता है. इसमें ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड यहाँ पे पहला दूसरा करेक्टली मैच्ड है. बट हुलोगिमन तो आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलता है, तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.